हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन अभी की सीरीज जो अभी आपकी चल रही है उस प्रैक्टिस सेशन का आज क्लास नंबर 4 है। तो आज हम कुछ और 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बेहतरीन है और इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है ना। तो आप टारगेट हाई रखिए। आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपको इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 आए, ताकि आप सीटेट क्वालिफिकेशन में आपको अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी पीडीएफ नहीं मिल सकता है क्योंकि पीडीएफ अभी मैं किसी को दे नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इस पर काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन अगर आपको आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि क्या होगा कि आपका रिविजन होते रहेगा, है ना। क्योंकि जितने बार देखोगे उतने बार मैं आप जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आपको, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा और आप इजीली उस चीज़ को क्या कर सकोगे, अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में गाइडिंग प्रिंसिपल दिए गए थे, कुछ प्रिंसिपल उन्होंने बताए थे, कुछ सिद्धांत है उनके एनसीएफ का, जो कि आपको स्कूल एजुकेशन में अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें से गाइडिंग प्रिंसिपल में कौन सा नहीं आएगा ये आपको देखना है ना। तो एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल को देख के जरूर जाइएगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, किसी के भी करोगे, तो आपको एनसीएफ से क्वेश्चन गाइडिंग प्रिंसिपल से बनते हैं। तो आप एक बार जरूर उसको ध्यान से देख के जाना, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों को क्या करना है, रियल लाइफ एग्जांपल देना है। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करोगे या जोड़ के देखोगे तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्लासरूम में आपको रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है कि बच्चों जो बुक से एग्जाम्पल है वो दे दिया गया, नहीं, आप उस एग्जाम्पल को रियल लाइफ से जोड़िए, तब बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये चीज़ बताया जाता है कि कनेक्टिंग नॉलेज, बच्चे के नॉलेज को कनेक्ट कीजिए आउटसाइड द स्कूल, है ना, आउटसाइड द क्लास। तो ये एनसीएफ की बहुत अच्छी प्रिंसिपल मानी जाती है। तो ये तो होगा। हमें क्या देखना है, नॉट पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं होगा। इंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी। देखिए एनसीएफ की गाइडिंग प्रिंसिपल में जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक अच्छा इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन आपको बनना है और आपकी जॉब सिक्योरिटी या जॉब लेना आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। पहले आपको अच्छा नॉलेज लेना है, अच्छा एजुकेशन लेना है, ठीक है। इंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द रोट मेथड। हाँ, आपको रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना। आपको क्या करना है, आपको मेमोराइजेशन पे, रोट, ये सब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। रोट मेथड हो गया, मेमोराइजेशन हो गया, है ना, ड्रिल मेथड हो गया। तो ये सब क्या होता है, आपको क्या करता है कि आपको एक तरह से मैकेनिकल बना देता है। तो आपको समझाना है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना। तो ये भी नहीं होगा। और मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, यानी एग्जामिनेशन का डर नहीं होना चाहिए बच्चों में, फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीलापन होना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में। ऐसा नहीं कि बच्चों एग्जाम आने वाला है और बच्चे डरे हुए हैं कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या एग्जाम में लिख के आएंगे। नहीं, फ्लेक्सिबल बताइए। चलते फिरते आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों का क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो लचीलापन होना चाहिए। तो ये तीनों है। क्या नहीं होगा, तो जॉब सिक्योरिटी के बारे में एनसीएफ बात नहीं करता है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था। तो एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल में जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्किल आर प्रोडक्टिव स्किल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बीच बीच में इस तरह के आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन होती है, जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जहां हम आउटपुट दे रहे हैं, है ना, तो उसको हम, जहां हम एक्टिव हैं, तो वो होती है प्रोडक्टिव स्किल। तो जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल इज द प्रोडक्टिव स्किल, री इन्फोर्समेंट स्किल, एक्टिव स्किल और आउटपुट स्किल भी इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्किल इज रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव स्किल जहाँ पे आप
पैसिव मोड में हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, है ना, आप कोई इनपुट कर रहे हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। तो आप जब सुनते हो और पढ़ते हो, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना, सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव स्किल में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर ऑल्सो नोन एज री इन्फोर्समेंट स्किल। री इन्फोर्समेंट स्किल वही स्किल होगा जो प्रोडक्टिव होगा, वही स्किल होगा जिसमें आप एक्टिव होंगे। अभी हमने बात करी तो वो क्या होगा, राइटिंग एंड स्पीकिंग, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जब हम क्या करते हैं, जनरल आइडिया जब हमको लेना होता है ना, हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, है ना, हमें क्या होता है, हमें मजा लेना रहता है, हमें इंजॉयमेंट के लिए हम पढ़ते हैं, तो वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। क्या रीडिंग लाउडली अगर हम पढ़ेंगे, बहुत तेज पढ़ेंगे, तो क्या वो एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। रीड टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। देखिए मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड जब आपको देखना होता है, एक एक वर्ड की मीनिंग अगर समझना होता है, तो वो होती है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है ना। जहां पे आप क्या करते हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हो, तो वो होती है इंटेंसिव रीडिंग। रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंसिव ये भी होता है, इंटेंसिव और स्कैनिंग में आ जाता है। लेकिन रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, अब प्लेजर के लिए आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जैसे नॉवल पढ़ते हो, है ना, आप मैगजीन पढ़ते हो, है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टोरी होती हैं। पहले चंपक आता था, फिर चाचा चौधरी, इस तरह के बहुत सारे कॉमिक्स आते थे, तो ये सब पढ़ने में ना आपको मजा आता है, तो वो क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। और यहाँ पे एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। स्कैनिंग मीन्स डेटिंग ओवर मच ऑफ द टेक्स्ट टू सर्च फॉर, यानी स्कैनिंग के बारे में सिंपली आपको यहाँ पे बताना है। अ की पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, उसमें हम की पॉइंट, टेक्स्ट के की पॉइंट को देखते हैं, है ना। द सेंट्रल आइडिया, यानी सेंट्रल आइडिया का मतलब कि ओवरऑल क्या हमें वो टेक्स्ट बताना चाह रहा है, इसलिए हम पढ़ते हैं। स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विश टू डिस्कवर। यस, स्कैनिंग क्या होता है, हमें किसी स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च करना होता है जो हम करना चाहते हैं, विश टू डिस्कवर, वो होता है स्कैनिंग, है ना। क्विक एंड फास्ट लर्निंग ये होती है स्कीमिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग में आती है। सेंट्रल आइडिया जनरल जिस्ट के लिए पढ़ते हैं, वो भी आपकी स्कीमिंग होती है। देखिए स्कैनिंग और स्कीमिंग, ये सबसे पहले तो आपको समझना है कि एक होती है स्कीमिंग, है ना। तो स्कीमिंग क्या होती है, स्कीमिंग होती है आपकी, और स्कैनिंग जो होती है, ये दोनों सब स्किल होती है ना, सब स्किल है रीडिंग की, है ना। तो एक में आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, आपको जनरल आइडिया लेना होता है, सेंट्रल आइडिया लेना होता है, की पॉइंट को पढ़ते हो, जो चीज चाहिए वही पढ़ते हो। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना होता है, स्पेसिफिक आइटम, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जानना होता है, तो आप गहन पठन करते हो। गहन पठन हम स्कैनिंग को कहेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ते हो, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझनी होती है, दैट मीन्स कॉल्ड स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अ गुड राइटिंग स्किल इन्वॉल्व, अगर आपकी राइटिंग स्किल को देखना है तो क्या आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होगी तो क्या आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, नहीं। राइटिंग स्किल में आपके प्रेजेंटेशन, आपकी आइडिया, है ना, आपका जो ये एक पैराग्राफ है दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टिविटी है कि नहीं, है ना, एक लाइन और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कनेक्टिविटी है कि नहीं, है ना। यानी आपको क्या देखना है, गुड पंचुएशन मार्क ये सेकेंडरी होगा, हमको प्राइमरी जो ज़रूरत है ना उसको देखना है। बॉटम अप अप्रोच ये भी नहीं होगा, लिजिबल राइटिंग ये भी नहीं होगा। आपको क्या देखना है राइटिंग स्किल में, आइडिया टू बी लॉजिकल, जो आप आइडिया लिख रहे हो, आइडिया दे रहे हो थ्रू रिटन इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, लॉजिकल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसका एक कुछ पर्टिकुलर मीनिंग निकलनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप जो लिख के आप दूसरे को अपना जो क्या है, राइटिंग भी क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो अपने विचारों को, आपका जो थॉट है उसको आप लिख रहे हो, तो और उसको क्या करेगा, कोई जो सामने वाला है वो पढ़ेगा, तो वो जब पढ़े तो क्लियरिटी समझ में आनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख रहे हो। एक्यूरेसी में क्या होगा, एक तो आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा,
स्पेलिंग के साथ साथ आपको ग्रामर पर भी ध्यान देना होगा कि क्या आपने प्रॉपर ग्रामेटिकल जो रूल है उसका यूज किया है कि नहीं। और कोहेसिव होना चाहिए। कोहेसिव का मतलब कि सेंटेंस में इंटरकनेक्शन दिखना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर गुड राइटिंग स्किल, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। राइटिंग कंट्रोल्ड बाय टीचर। देखिए टाइप्स ऑफ राइटिंग हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ी थी कंट्रोल्ड राइटिंग, है ना, गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग। ये 3 तरह की राइटिंग हमने पढ़ी थी। कंट्रोल राइटिंग जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो जिसमें पूरी तरीके से टीचर का कंट्रोल होता है, जैसे आप डिक्टेशन टीचर लेती है तो वो कंट्रोल राइटिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइडेड राइटिंग, जहाँ पे आपको टीचर सपोर्ट कर दे रही है, लिख आप रहे हो लेकिन टीचर के सपोर्ट से, तो वो होती है गाइडेड राइटिंग। उसके बाद फ्री राइटिंग, जब हायर क्लासेस में चले जाते हो आप, तो आप फ्री राइटिंग आप खुद से लिखना स्टार्ट करते हो, दैट मीन्स कॉल्ड फ्री राइटिंग। तो यहाँ पे कंट्रोल ज्यादा किस पे रहेगा टीचर का, जब आप कंट्रोल राइटिंग को, जिस टीचर का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल राइटिंग। तो राइटिंग कंट्रोल बाय टीचर इज कॉल्ड कंट्रोल राइटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। आप नॉट ट्रू वाले या ओनली वाले, इन सब चीजों पर आप जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। नॉट ट्रू आप पूछ रहा है तो आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। अगर पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भाषा सबसे ज़्यादा, कोई लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है या बोली जाती है तो वो इंग्लिश है। बहुत एकदम सही ये ऑप्शन जो है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। उसके बाद है लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर परस्यूरिंग हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको इंग्लिश की लर्निंग करनी पड़ेगी, है ना, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग, बिल्कुल सही है। अगर एक तमिल भाषा का बच्चा है और एक हिंदी भाषा का बच्चा है तो तमिल वाले को हिंदी नहीं आती है, ठीक है, और हिंदी भाषी बच्चे को तमिल नहीं आती है, तो इन लोग को अपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या रखेंगे, जिसके थ्रू ये अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, अपने थॉट को क्या कर सके, शेयर कर सके। तो वो ब्रिज का काम, वो पुल का काम, वो गैप का काम कौन करेगा, आपका इंग्लिश करेगा। तो इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन द स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग। इसकी मदर टंग, तमिल बच्चे की मदर टंग तमिल हो गई, हिंदी भाषी बच्चे की हिंदी हो गई, और इंग्लिश यहाँ पे दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल से अपनी जगह को तलाश पाता है पूरे सेंट्रल इंटरनेशनल एक्टिविटी में। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्पोर्ट्स देख लो या कहीं भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखो, इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। और बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्री है, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गई, आपकी अमेरिकन कंट्री हो गई, जितने अमेरिकन जैसे कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। तो इंग्लिश आपको हर जगह मिलेगी। तो यहाँ पे हार्डली फाइंड कह रहा है कि वो अपनी जगह तलाशने में नाकामयाब है, तो ये गलत बात है। और आपको क्या देखना था, नॉट ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ही नॉट ट्रू है। इंग्लिश हर जगह पाया जाएगा, हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन यूज्ड इन। ये भी मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस जो होता है, रिदम होता है, इंटोनेशन को यूज कहाँ करेंगे। तो यूज, आप किसी भी चीज का यूज कहाँ करते हैं, जब आप बोलते हो, है ना। तो बोलने के टाइम स्ट्रेस कितना दबाव के साथ बोलना है, कौन सा रिदम, कौन सा इंटोनेशन है ना, कितनी वॉइस है, तो ये कितनी क्लियरिटी है, वो आप बोलने के टाइम करते हो, स्पीकिंग स्किल में आप इसका यूज करते हो, स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन। अगर यहाँ पे रिकॉग्नाइज दे दी, है ना, कि आप पहचानते कहाँ हो, तो आप जब लिसनिंग स्किल करते हो। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी की, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश पेडागोजी की प्ले लिस्ट में है, तो उसमें बहुत सारे 30-40 आपको के करीब में आपको वीडियो मिल जाएंगे। आपकी इंग्लिश पेडागोजी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको पूरा प्लेलिस्ट आपको ये 15 दिनों में देख लेना है ना।
तो फॉलो कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश पेडागोजी की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। उसमें मैंने किस तरह से पैसेज को सॉल्व करना है, मेथड्स के बारे में भी बताया है और उसमें कीवर्ड के बारे में बताया है कि कौन से कीवर्ड को आपको पकड़ना है ताकि आपका आंसर जो है वो सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकिंग स्किल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11। The alphabetic method, the phonic method, the word method and the sentence method are associated with। ये सब मेथड किससे रिलेटेड है? क्या वो लिसनिंग से, क्या वो स्पीकिंग से, क्या वो रीडिंग से, क्या वो राइटिंग से, किससे रिलेटेड है? तो देखिए यहाँ पे फोनिक मेथड का यूज किया गया। अगर आप ये अल्फाबेटिक मेथड नहीं जानते हो, सेंटेंस मेथड नहीं जानते हो, है ना, वर्ड मेथड नहीं जानते हो, तो यहाँ पे एक फोनिक मेथड के बारे में तो आप समझते हो, है ना, साउंड रिलेटेड है। तो साउंड का यूज कहाँ करोगे? आप रीडिंग पढ़ने के टाइम करोगे, है ना, फोनिक साउंड का यूज, यानी कि ये रीडिंग मेथड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एग्जाम में। बहुत ही दिमाग को शांत रख के अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार और उसके बाद आंसर को टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंस when speaking due to the language unique pronunciation rule। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। देखिए बच्चे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ही, कॉन्फिडेंस उनका जो कम होता है ना, लैक कॉन्फिडेंस, मतलब बोलने में उतना ज़्यादा, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, बोलने समय बहुत ज़्यादा ये नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं। तो किसके कारण? क्योंकि लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल के कारण। जैसे हर लैंग्वेज को, हर वर्ड को बोलने का तरीका अलग है ना, हर वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे उसका तरीका अलग है। तो इस समय बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारा जो वर्ड होता है उनका क्षेत्रीय भाषा का इफेक्ट हो जाता है ना, रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट हो जाता है ना। तो इसके कारण बच्चे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है ना, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, क्योंकि यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल होता है, हर वर्ड को बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वन वे टू ओवरकम दिस क्रम। अब आपको इन चारों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर सके, कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। तो चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन अ क्लास, बच्चे जोर जोर से पढ़ेंगे तो क्या उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी हो जाएगी? नहीं। यूज गेम लाइक एक्टिविटी विच रिक्वायर, हाँ गेम लाइक एक्टिविटी अगर क्लास में कराओगे तो बच्चे बोर भी नहीं फील करेंगे, और गेम एक्टिविटी के थ्रू, जैसे गेम एक्टिविटी, जैसे वर्ड गेम खेलते हैं ना, कि जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि LOVE, किसी बच्चे ने बोला लव, तो लव के लास्ट में क्या आया? ई आया, ये एक गेम होता है, वर्ड गेम होता है। तो ई से अब आपको बोलना है तो ELEPHANT। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन स्किल को, प्रोनाउंसिएशन रूल को समझा सकते हैं। लव बोलेंगे, एलिफेंट बोलेंगे, है ना, किस तरह से एलिफेंट बोलेंगे, किस तरह से एप्पल नहीं बोल के हम एप्पल बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी हो सकती है। स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरैक्शन इन अ क्लास, स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरैक्शन कराना तो सही होगा, लेकिन ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, बच्चों के साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये नेगेटिव आंसर है। कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विथ अ काउंसलर, देखिए स्पीच थेरेपी की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ बच्चे हकला रहे हैं, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, वहां पे आपको स्पीच थेरेपी करानी होती है। यहाँ पे बच्चे बोल पा रहे हैं, बस उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल को आपको सुधारना है, तो आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टीचर जो होना चाहिए, जो इन एक्टिविटी को कराएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना, वो अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग करे, है ना, किस तरह से किस शब्द का प्रयोग करना, वर्ड का प्रयोग उसको भी आना चाहिए, ताकि वो अच्छा मॉडल प्रस्तुत कर सके। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं। अगर टीचर जो हो गया वही गलत बोलेगा तो बच्चे भी गलत बोलेंगे, तो इस चीज पर टीचर को भी ध्यान देना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सही लग रहा है कि यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटी विथ रिक्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड शुड बी इन, देखिए लैंग्वेज टीचर एक्सपर्ट या NCF हो या ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, तो बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा होनी चाहिए ना, वो किस में होनी चाहिए? फर्स्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज क्या होता है? टारगेट लैंग्वेज होता है।
जिसको आप लर्न करते हो, लेकिन आप फर्स्ट लैंग्वेज को क्या करते हो, ईजिली एक्वायर कर जाते हो, है ना। आपको ईजिली कोई बिना एफर्ट के, आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, आपकी मदर टंग होती है ना। फर्स्ट लैंग्वेज ऑलवेज आपकी मदर टंग होती है, आपके घर की लैंग्वेज, आपके घर आपके आस पड़ोस की लैंग्वेज जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वही मदर टंग होती है। तो शुरुआती एजुकेशन किस में देना है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज में देना है, आपको मदर टंग। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मदर टंग ढूंढने लगना, मदर टंग है नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज दिया है यानी L1 दिया है। L1 क्या होता है, हर बच्चे का मदर टंग होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में नहीं देना है, मल्टीलिंगुअल तो ये बाद में बच्चों में डेवलप होगा। आपका अर्ली एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। While translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is, यानी while translating a subject यूजिंग ए ट्रांसलेशन इन ए मेन स्ट्रीम, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हो सब्जेक्ट को, है ना, मेन स्ट्रीम कैरिकुलम में, वो किस लिए बेनिफिशियल होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए, इनरीच करना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है। लैंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, बहुत सही बात है, बहुत पॉजिटिव यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है। इनेबलिंग टीचर हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक द क्लास, देखिए टीचर के लिए नहीं होता, जो भी अगर आपको मेथड, टेक्निक, है ना, कुछ भी यूज करना है वो बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, इसके लिए भी नहीं होता है, आपको एनरिच करना है, वातावरण को समृद्ध बनाना है, लैंग्विस्टिक कैपेबिलिटी को समृद्ध बनाना है, और अप्रिशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटिंग ए सब्जेक्ट एंड यूजिंग ए ट्रांसलेशन इन ए मेन स्ट्रीम कैरिकुलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। रीडिंग स्टोरी, नॉवल, कॉमिक एंड कार्टून फैसिलिटेट डैश रीडिंग। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब आप स्टोरी की रीडिंग करते हो, नॉवल पढ़ते हो, कॉमिक पढ़ते हो, कार्टून कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हो, तो वो क्या होती है, वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। जब आप प्लेजर के लिए पढ़ते हो, है ना, जब आप इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हो, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।